हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर कमेटी। स्ट्रक्चर कमेटी प्रतिवेदन 2006। स्ट्रक्चर कमेटी की हम बात करें तो वास्तव में स्ट्रक्चर कमेटी जिसका संबंध था मुस्लिम लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर को पता करना। जैसे ओबीसी आयोग बना था, मंडल आयोग भी उसे कहते हैं। मंडल आयोग का मुख्य कार्य क्या था? ओबीसी के लोगों की समस्याओं को जानना, उनका समाधान करना और या उपाय उनके लिए बताना, समस्याओं को खोजना और उपाय बताना। इसीलिए स्ट्रक्चर कमेटी का भी यही कार्य था कि मुसलमानों की स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है और शैक्षणिक स्थिति कैसी है, इसका क्या किया जाएगा? पता लगाया जाएगा। पता लगाया जाएगा। और इस समस्या का समाधान के लिए या जांच करने के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। इसके अंदर में स्ट्रक्चर कमेटी के सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्यों ने 15 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अब यहां पर क्लियर हो गया सारा। कमेटी कौन सी है? स्ट्रक्चर कमेटी है। किससे संबंधित थी? मुसलमानों से संबंधित थी, विशेषकर महिलाओं से संबंधित थी कि मुसलमानों की स्थिति किस प्रकार से है। और ये स्थिति कौन से क्षेत्रों में देखने वाले थे हम लोग? सामाजिक स्तर पर देखने वाले थे, आर्थिक स्तर पर देखने वाले थे और शैक्षणिक स्तर पर देखने वाले थे। इससे ये पता करने वाले थे कि मुसलमानों को शिक्षा में क्या स्टैंड रखा है, अभी कौन सा स्तर अभी उनका है समाज में और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है और सामाजिक स्थिति उनकी कैसी है। तो इस बात का पता लगाने के लिए क्या बनाया गया था? स्ट्रक्चर कमेटी बनाई गई थी। इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इस समिति ने जो आदेश दिए या प्रतिवेदन दिया, जो रिक्वेस्ट दी या रिपोर्ट दी, उसमें कितने सूत्री कार्यक्रम थे? 15 सूत्री कार्यक्रम थे, जिन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान है या राजस्थान, जितने भी भारत सरकार के प्रोग्राम है डेवलपमेंट के, उनके जरिए इनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सच्चर, जिनके नाम पर यह कमेटी बनी थी। राजेंद्र सिंह सच्चर साहब थे, जिनके नेतृत्व में ये सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। और इस सच्चर कमेटी ने 15 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। अब यहां पर इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, उसके आधार पर केंद्र सरकार ने 4.5% पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण था, उसमें से कितना प्रतिशत? 4.5% किसको दे दिया? मुसलमानों को दे दिया। ये 4.5% आरक्षण देने की मांग उन्होंने रख दी और लागू कर दिया। इसको सबसे पहले कहां लागू किया गया? आंध्र प्रदेश में। और बाद में इसे निरस्त कर दिया गया, कोर्ट के जरिए इसको निरस्त कर दिया गया। इट इज इनवैलिड रिजर्वेशन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, यानी कि ये कहा गया है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है। जैसे बहुत सारे मामले राजस्थान सरकार गुज्जर भाइयों के साथ भी कर रही है, तो मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता कि कितना परसेंट वैलिड है और कितना परसेंट नहीं। लेकिन यहाँ हमारा स्ट्रक्चर कमेटी से संबंधित जुड़ा हुआ मामला क्या होता है? समाप्त। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। टॉपिक आता है स्ट्रक्चर कमेटी पर टिप्पणी लिखें, या मुस्लिम आरक्षण से संबंधित प्रतिवेदन कौन सी कमेटी ने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? स्ट्रक्चर कमेटी ने किया।
या यूं आ सकता है, मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो सच्चर कमेटी बनाई गई। सच्चर कमेटी का गठन कब हुआ? 2006 में हुआ। सच्चर कमेटी किन की स्थिति सुधार के लिए बनाई गई थी? तो मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई थी। विशेष तौर पर फोकस किसका था? महिलाओं का था। सच्चर कमेटी कितने सदस्य हैं? इसमें शामिल थे 7 सदस्यीय समिति ये थी। इसने कितने सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए? 15 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनके माध्यम से मुसलमानों की स्थिति में क्या लाया जाएगा? सुधार लाया जाएगा। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सिंह जी थे। और क्या इन्होंने अनुशंसा की? सर्व शिक्षा के बहुत सारे प्रोग्राम, डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम तो बताई, प्लस 4.5% आरक्षण की बात इन्होंने कही कि, और वो भी किसके कोटे में से? ओबीसी कोटे से, पिछड़े वर्ग के कोटे से इनको दिया जाना चाहिए। पहली बार कहां दिया गया? आंध्र प्रदेश में दिया गया। बाद में कोर्ट ने इसे क्या कर दिया? निरस्त कर दिया था। अब जब बात पिछड़े वर्ग की आई है, तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण भी आपको जरूर देखना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि ओबीसी की फुल फॉर्म क्या है। एनसीईआरटी सिलेबस में एक टॉपिक था, लेकिन आपके लिए जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग शब्द आ गया तो यहां से संबंधित कोई भी सवाल आपसे उठा के पूछा जा सकता है। ओबीसी का पूरा नाम है अदर बैकवर्ड क्लासेस, हिंदी में है अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये नाम किसका है? ओबीसी का पूरा नाम है। अब यहां से आगे अगर हम देखें तो इससे संबंधित एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग, और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल साहब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद में सांसद के रूप में पद स्थापित थे। हम क्या पढ़ रहे हैं? ओबीसी आयोग। इस आयोग को किस नाम से भी जाना जाता है? मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल साहब थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल साहब थे। इस आयोग को क्या कहा गया? इस आयोग को कार्य दिया गया, जैसे सच्चर कमेटी का कार्य था, ओबीसी में कौन कौन है, ओबीसी में कौन कौन है, क्या कमी है या क्या स्थिति है, उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या समस्या है, ये भी यही आयोग बताएगा, और उसका समाधान भी यही आयोग बताएगा। ये 3 बातें किसी भी समिति को बनाते हैं तो उसमें उससे ये मांग की जाती है कि आपको जो बताया जा रहा है उसमें से आप छांटेंगे कि देश में ओबीसी से संबंधित कौन कौन सी कास्टें हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से लोग इसमें आते हैं, फिर उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ये भी आपको बताना है, उनके साथ समस्या क्या जुड़ी हुई है वो भी आपको बताना है, क्योंकि समस्या यदि नहीं आएगी तो समाधान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसका समाधान भी आप ही बताएंगे। इतने काम ओबीसी आयोग को दिए गए, मंडल आयोग को दिए गए। ये मंडल आयोग बना था 1978। हमने सच्चर कमेटी पढ़ी 2006 में आई थी, यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह जी के टाइम में। ये बना 1978 में, मोरारजी देसाई के टाइम में ये मंडल आयोग बना था, और इसने रिपोर्ट पेश की थी 1980 में। अब आपको यहां थोड़ी सी बात समझनी चाहिए। मोरारजी देसाई की गैर कांग्रेसी सरकार थी, हम जानते हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी साहब ही थे, जिनके कार्यकाल में मंडल आयोग बना। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, आप जानते हैं पिछली गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन को या निर्णय को ज्यादातर अप्लाई नहीं किया जाता। यहां भी यही हुआ कि जो रिपोर्ट मंडल आयोग ने दी थी वो ठंडे बस्ते में चली गई और फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाद में 1990 के आसपास सरकार वामपंथियों की वापस बनी, जो यहाँ थी
और इसने रिपोर्ट को क्या किया, लागू किया। रिपोर्ट में क्या था, 27% आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में दिया जाएगा। शिक्षा में और नौकरियों में दिया जाएगा, प्रमोशन वगैरह वो सब आप जानते ही है, सरकारी नौकरी वगैरह। कितना प्रतिशत आरक्षण, 27% आरक्षण दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। अब ये मामला तुल पकड़ने लग गया और हिंसा फैलने लग गई। जर्नल कास्ट और अदर कास्टों ने क्या करने लग गया कि मामला ये कोर्ट में लेके चले गए और देश में बहुत भयंकर मारामारी मच गई, हिंसा फैलने लग गई। इस आरक्षण का बहुत भयंकर क्या हुआ, विरोध हुआ। रिपोर्ट में ये मंडल आयोग ने कहा था कि इतना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा में मिलना चाहिए, नौकरियों में मिलना चाहिए। सरकार ने एज इट इज लागू कर दिया 1990 में। तो ये मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जो मामला रजिस्टर्ड हुआ उसका नाम था इंदिरा साहनी। इसीलिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित कोर्ट में जो मामला रजिस्टर्ड हुआ उसको मामले को जाना जाता है इंदिरा साहनी के नाम से जाना जाता है। बस अपने को इतना ही ध्यान रखना है। ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 27% आरक्षण दिया गया है। इससे संबंधित आयोग कौन सा है, मंडल आयोग है। अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल साहब थे। बना कब था, 78 में। रिपोर्ट कब आई, 80 में। लागू कब हुआ, 90 में। और कोर्ट में चला गया 92 में। लेकिन जैसे ही वामपंथियों की सरकार आई, इन्होंने एज इट इज लागू कर दिया, 27% ऐसे कैसे लागू कर दिया, जिससे हिंसा फैल गई। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी एज इट इज इसको लागू रखा। अब यहां देखने वाली बात है, जो सच्चर कमेटी ने रिजर्वेशन दिया है वो ओबीसी वालों के रिजर्वेशन में से ही दिया है, यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ रिजर्वेशन नहीं है, डिक्रीज है। यानी कि जितना दे रखा है उसी में से काट के दूसरे को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां भी विरोध होने वाला था ही था। जैसे SC ST का रिजर्वेशन पहले से फिक्स है 7.5%, 15% और 27%। अभी SVC का 5% आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें से यदि कम करते हैं तो फिर पंगा होना तय है, क्योंकि SC ST OBC SVC और अभी तो EWS और आ गया है नया। तो इन सभी रिजर्वेशन में से यदि कोई कट करना चाहेगा तो लाजमी है हिंसा होके ही रहेगी, क्योंकि जिसका आरक्षण जाने वाला है वो कहीं ना कहीं विरोध करने वाले हैं। तो यहाँ हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। सच्चर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ओबीसी से संबंधित कैसा भी सवाल को छोटा मोटा एक बार बोर्ड ने पूछा था, ओबीसी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है अन्य पिछड़ा वर्ग ही क्या है, ओबीसी कहलाता है। और इसके अध्यक्ष, इससे संबंधित मंडल आयोग आ ही गया। ये यहाँ पर दोनों प्रतिवेदन हमारे होते हैं समाप्त। यहाँ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। इसमें है जाति, ऑप्शनल देखें। ऑब्जेक्टिव, जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है। जेपी ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आपको याद रखना है कि जाति को महत्वपूर्ण दल किसने माना है, जयप्रकाश नारायण ने माना है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक गुजरात वाला गोधरा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। गुजरात में गोधरा की सांप्रदायिक घटना कहाँ हुई या कब हुई, या गुजरात दंगे कब हुए, तो फरवरी 2000 में ये मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब ये घटना घटी थी। मैंने आपको एक दिन गोधरा स्टेशन वाली घटना बताई थी। तो ये दोनों सवाल आपको ध्यान रखने हैं। एक ये पूना समझौता, पूना पैक्ट जिन नेताओं के बीच में हुआ, पहला ऐसा समझौता है जो 2 भारतीयों के बीच में था। ज्यादातर 90% फैसले या समझौते अंग्रेज वर्सेस भारतीय हुए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा फैसला था जो दोनों ही भारतीय थे, 1932 में हुआ था। जाति के समीकरण को लेकर था, अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। इसके बाद जाति किसे कहते हैं, वैदिक काल में क्या कहा जाता था, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। लघुत्रात्मक में इंपॉर्टेंट देखें, भारतीय चुनाव में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि चुनाव को जाति किस प्रकार से प्रभावित करती है, उम्मीदवार खड़ा करना, वोट देते समय जाति को देखते हैं, सारी चीजें। सांप्रदायिकता के 2 कारण बहुत सारे पढ़े हमने। निर्णय प्रक्रिया में जाति किस प्रकार प्रभावित करती है, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। डिसीजन पावर को कैसे चेंज करती है,
निर्णय प्रक्रिया में कैसे काम करते हैं, जैसे सरकार का कोई निर्णय होने वाला था बहुत कठोर, लेकिन जातीय समीकरण जहां आते हैं वहां निर्णय बदल जाते हैं, यानी कि जो डिसीजन पावर है उसमें कैसे परिवर्तन आता है ये हमें बताना है। ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, एक टॉपिक भी दे रखा है कि जाति के प्रभाव को जब हम पढ़ते हैं तो निर्णय प्रक्रिया में परिवर्तन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि कैसे हमारे रिजल्ट्स या हमारे डिसीजन बदल जाते हैं जाति के आधार पर। सांप्रदायिकता को ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने बढ़ाया, कथन को स्पष्ट कीजिए, कुछ नहीं करना, फूट डालो राज करो नीति का उदाहरण बताना है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने में विदेशी प्रचार का कैसे प्रभाव पड़ता है, विदेश से आता है कि हिंसा भड़कती रहे और देश की आंतरिक एकता ना बने, बस इतना सा है। निबंधात्मक में देखें, जाति का अर्थ स्पष्ट करना है, मैंने बहुत डिटेल से बताया था आपको। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, जाति की भूमिका हमने बहुत डिटेल से पढ़ी थी। सांप्रदायिकता क्या है, इसके कारण रोकने के उपाय हमने दोनों पढ़े थे, कारण रोकने के उपाय आपको दोनों इसमें सिर्फ कारण ही पूछे हैं। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम आगे पूछ लिए इसने। और लास्ट वाला सवाल, ये भी बोर्ड में आया हुआ सवाल है, जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों, सकारात्मक पॉजिटिव क्या इफेक्ट्स हैं कास्टिज्म के और नेगेटिव क्या इफेक्ट्स हैं, ये दोनों आपको देखने हैं। तो इसमें से बोर्ड में से आए हुए सवाल मैंने आपको बता दिए हैं। हर सवाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है, यहां से सीधे सीधे आपसे फैक्ट्स पूछेगा, आपसे पूछ लेगा पूना समझौता कब और किन के मध्य हुआ। अब बच्चे ने कहीं इसमें से पूना समझौता कहीं पढ़ा ही नहीं, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है और बच्चा जैसे ही एग्जाम में बैठता है वो समझता है आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि स्पष्ट दे रखा है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, पूना समझौता हुआ था, जो जातीय व्यवस्था को लेकर था, जातिवाद के आरक्षण को लेकर था। निर्णय प्रक्रिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और जाति का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमारा जातिवाद संप्रदायवाद वाला चैप्टर होता है समाप्त।